हे गाइस, मैं उदय और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए। यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एनएमआर ना ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर या फिर उसको डिटरमाइन करने में यूज़फुल होती है और काफ़ी यूज़फुल होती है। इससे बहुत कुछ सीखते हैं हम, बहुत अननोन कंपाउंड्स का हम पता लगाते हैं। तो एनएमआर को इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम केवल बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी मेरी आगे की वीडियो हैं सारी की सारी इस पर बेस हैं। अगर ये आपको आता है तो आपको आगे की जितनी भी वीडियो हैं ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो पहले बेस को समझना ज़रूरी होता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, सारी की सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होता है अगर आगे की वीडियो समझना है। तो एनएमआर की अगर बात करें ना तो एनएमआर तीन शब्दों से मिलकर के बना है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, यानी कि कहीं ना कहीं हम डील करने वाले हैं न्यूक्लियस से, यानी कि एक न्यूक्लियस होगा उससे हम डील करेंगे। अगली चीज मैग्नेटिक, यानी कि वो जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। देखो हमें पता है यार कि न्यूक्लियस है एक पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हमें पता है कि जो फिजिक्स है उसमें हमें सिखाया जाता है कि कोई भी चार्ज स्पीसीज अगर मूव करती है, स्पिन करती है, घूमती है, कुछ भी करती है, यानी कि यहाँ से यहाँ भी जाती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। लेकिन चार्ज स्पीसीज अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है वो नहीं करती है, लेकिन न्यूट्रॉन भी एक चार्ज स्पीसीज है। लेकिन जो न्यूट्रॉन जो होता है वो भी किसी चीज़ से मिलकर के बना होता है और वो जो चीज़ें हैं जिनसे न्यूट्रॉन मिलकर के बना होता है वो चार्ज स्पीसीज होती हैं। यानी कि क्वार्क्स जो होते हैं जिनके बारे में आप कभी पढ़ोगे या फिर आपने कभी पढ़ा होगा, क्वार्क्स जो होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी से मिलकर के नहीं बना होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक चार्ज स्पीसीज कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि प्रोटॉन तो पता है हमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जिन चीजों से ये न्यूट्रॉन मिलकर के बना होता है वो चार्ज स्पीसीज होती हैं। तो अगर न्यूट्रॉन भी घूमता है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे बहुत काम की चीज़ है। यानी कि पूरी जो बेस पूरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इस मैग्नेटिक फील्ड पर बेस है। ये मैग्नेटिक फील्ड काम की चीज़ होती है। ये आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम देखते जाएंगे क्या काम आता है, किस तरीके से काम आता है। तो न्यूक्लियस जो होता है चार्ज स्पीसीज है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगली चीज रेजोनेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि हमें इस एनएमआर में देखने को मिलता है। जब भी दो चीजों की एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस कैसे होता है वो हम यहां पर बात करेंगे। पहले इस चीज को इतना समझ लो कि जब दो चीजों की जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, मैच करती है तो वहां पर हमें एनर्जी ट्रांसफर देखने को मिलता है, एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है, उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी तो वही चीज है कि किसी भी अननोन कंपाउंड की हमें स्ट्रक्चर पता लगानी है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये एनएमआर है। अब पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन हमें पता है और प्रोटॉन हमें पता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन भी काम की चीज है, लेकिन इसमें हम पहले बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि पूरी डील करना है हमें, प्रोटॉन के साथ डील करना है इस एनएमआर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये भी काफी अहम रोल प्ले करने वाला है आगे जब हम केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे, कपलिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, यानी कि देखो जब ये घूमता है ना, इसको हम रोटेट नहीं स्पिन बोलते हैं, रोटेशन नहीं बोलते हैं, इसको स्पिन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और न्यूट्रॉन भी करता है, लेकिन न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम एनएमआर में न्यूक्लियस से डील करते हैं। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन से डील करते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब भी प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से अगर घूमता है तो
वो ऊपर उसके जो थंब है ना, थंब वो नॉर्थ पोल को डिनोट करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो थंब जो होता है वो हमारा साउथ पोल को डिनोट करता है, साउथ पोल डायरेक्शन को शो करता है। तो देखो यहाँ पर अगर इस तरीके से ले कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा प्रोटॉन घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो हमारा जो थंब है ये नॉर्थ पोल को डिनोट करेगा, यानी कि इस तरफ हमारी नॉर्थ पोल होगा और इस तरफ होगा साउथ पोल। क्योंकि हमें पता है यार नॉर्थ पोल साउथ पोल तब बनते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल हैं, घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो करेंगे, और जब ये घूमते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। और घूमना किस तरीके, दो तरीके से हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं इस तरीके से तो हमारा जो थंब है वो नॉर्थ पोल पीछे की तरफ शो करेगा, यानी कि पीछे की तरफ हमारा नॉर्थ पोल होगा और आगे की तरफ हमारा साउथ पोल होगा। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, यानी कि अगर ऊपर नॉर्थ है तो इस तरफ इस तरीके से निकलती हुई आती हैं। ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ के अंदर से घुस जाती हैं, यानी कि इस तरीके से निकलती हैं। ठीक है, तो ये दो केस समझ में आए कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, तो हमारा जो थंब है वो साउथ पोल को डिनोट करता है। इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में उल्टा हो जाता है। प्रोटॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है इस तरीके से, देखो ये क्लॉक है तो अगर इस तरीके से रोटेट करेगा तो हमारा जो थंब है पीछे की तरफ थंब है, तो पीछे की तरफ थंब हमारा नॉर्थ पोल को डिनोट करता है, यानी कि नॉर्थ पोल पीछे की तरफ आएगा। अगर हमारा प्रोटॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है इस तरीके से, घूमता है, स्पिन करता है इस तरीके से, तो थंब साउथ पोल को डिनोट करता है आगे की तरफ। ठीक है, ये प्रोटॉन का केस है, ये इलेक्ट्रॉन का केस है। अभी हमें प्रोटॉन से डील करनी है, प्रोटॉन के बारे में समझना है। तो देखो अगर इसे समझे तो हमारा हमारा एटम इस तरीके से होता है, हम जितना जानते हैं इस तरीके से होता है हमारा एटम, जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीसीज हैं, घूमेंगे, स्पिन करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी तो दो तरीके से पोल जनरेट होंगे, दो तरीके से घूम सकते हैं, जिससे दो तरीके से हमारे पोल जनरेट होंगे। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ऊपर की तरफ साउथ आएगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन के केस में ऊपर की तरफ साउथ आएगा और नीचे की तरफ आएगा नॉर्थ। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा नॉर्थ, नीचे की तरफ आएगा साउथ पोल। ठीक है, अगर इन दोनों को हम इस तरीके से यहां पर ला करके देखते हैं तो देखो जब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये रिपेल करने चाहिए, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी करते हैं कई जगह पर। जैसे हम एक डब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉनों को रख देते हैं, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में हैं। ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है जो कि इन दोनों के बीच में लगता है? तो देखो दोनों चार्ज स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीसीज है, घूमेगी तो एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, यानी कि ऊपर साउथ आएगा, इसके नीचे नॉर्थ आएगा। इस इलेक्ट्रॉन के कब आएगा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, घूमता है। और अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो नीचे की तरफ साउथ आएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ आएगा। और देखो यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साउथ और नॉर्थ पोलों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे और इनके अपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट पोल बन रहे हैं, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि एक दूसरे के पास प्रेजेंट हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, तो उनके पोल भी एक दूसरे से अलग बनेंगे। और पोल एक दूसरे से अलग बनेंगे तो एक का ऊपर नॉर्थ बनेगा तो एक का ऊपर साउथ बनेगा, जिससे इनके मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिससे ये पेयर के फॉर्म में पाए जाएंगे।
और ये आपने कई बार देखा होगा, ज़्यादातर देखा होगा, हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये जो ऊपर है इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और यहाँ पर दोनों की स्पिन सेम है। अब देखो सेम होगी स्पिन तो साउथ ऊपर आएंगे, नॉर्थ नीचे आएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये दोनों रिपेल करेंगे, ना कि अट्रैक्ट करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो दोनों को हम एक जगह पर नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं, एक डब्बे में कैसे आएंगे, रिपेल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर पेयरिंग हो रही है। इसी को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है केमिस्ट्री के अंदर, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन के अंदर भी सेम ही होता है। प्रोटॉन भी देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और एलिमेंट होते हैं उनमें बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, हीलियम है, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे प्रोटॉन की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। अब इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं यार। अब सोचो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो एक छोटे से एरिया में बहुत सारे आ जाते हैं। अब वो खुद को एग्जैक्ट स्टेबल कैसे कर पाते हैं, उनको स्टेबल करने का तरीका यही है। यानी कि उनके बीच में देखो, वो जब घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। न्यूक्लियस की बात कर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वो जब घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। और जब उनकी पेयरिंग होती है, जब वो अपोजिट एक दूसरे से अपोजिट स्पिन करते हैं, तो पेयर बना लेते हैं, जिससे उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, न कि रिपल्सन। अब इस अट्रैक्शन की वजह से ही ये छोटी सी जगह में बहुत सारे प्रोटॉन एडजस्ट कर लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे और एक लिमिट आती है, जिसके बाद अगर और ज्यादा प्रोटॉन आते जाएंगे, न्यूट्रॉन आते जाएंगे, तो वो अनस्टेबल होना शुरू कर देता है। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाते हैं, जिससे एक छोटे से पार्ट के अंदर, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतनी सारी चीजों को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए वो काफी रिएक्टिव होते हैं और डिके करते हैं, यानी कि टूटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है उनका केस। अगली चीज, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसकी 2 होती है, यानी कि S जो होता है ना, यहाँ पर S की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके केस में हाफ ही होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो हाइड्रोजन में हो, हीलियम में हो, सोडियम में, कहीं पर भी हो, वो इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन के केस में S की वैल्यू हाफ होती है। S क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, S की वैल्यू हाफ होती है, और यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आती है। तो देखो 2 का मतलब क्या है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 2 तरीके से अलाइन हो सकता है, एक तो विद द मैग्नेटिक फील्ड, एक अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। 2 तरीके से अलाइन कर सकता है खुद को। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसमें अगर I की वैल्यू उसमें हाफ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन अगर I की वैल्यू 0 है तो वो NMR इनएक्टिव होते हैं। तो देखो, जब प्रोटॉन हमारे पास इवन होते हैं और न्यूट्रॉन हमारे पास इवन होते हैं, तो हमारी जो I की वैल्यू होती है वो 0 होती है। यानी कि वो ऐसे न्यूक्लियस जिनके लिए I की वैल्यू 0 होती है वो NMR इनएक्टिव होते हैं। और ऐसे न्यूक्लियस, जैसे ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन जो 16 होता है, O16, वो NMR इनएक्टिव होता है। ठीक है, और कार्बन 12 ये भी NMR इनएक्टिव होता है, क्योंकि इनके लिए देखो कार्बन 12 की अगर बात करें तो कार्बन 12 में देखो 6 तो हमारे पास प्रोटॉन है और 12 इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन है। तो सारे के सारे ओड हैं, हमारे पास प्रोटॉन भी ओड है, इवन है, और न्यूट्रॉन भी इवन है। तो यहाँ पर इवन होंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब इवन होंगे तो वो पेयर बना लेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 ये होंगे, तो अगर 2 होंगे तो वो पेयर बना लेंगे, 4 होंगे तो वो 2 के पेयर बना लेंगे। अब पेयर बना लेंगे तो वहां पर हमारे पास यहाँ पर यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो NMR में हमारे पास सिग्नल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, वो आगे बात करेंगे, पहले आप इन चीजों को समझ लो। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रोटॉन इवन है, जैसे प्रोटॉन अगर हमारे पास 2 हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन अगर हमारे पास 1 है,
ठीक है, या फिर हमारे पास प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन हमारे पास 2 हैं, यानी कि इवन ओड या फिर ओड इवन, इस तरीके का सिस्टम है अगर हमारे पास न्यूक्लियस में है, तो हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो हाफ भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है, और वो सारे के सारे एनएमआर एक्टिव होंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 1 हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। अब इस केस में क्या होगा, प्रोटॉन 1, देखो प्रोटॉन ही है तो इस केस में होगा हाफ, ठीक है, तो आई की वैल्यू उसमें क्या होगी, हाफ होगी, ठीक है। और जो हमारा C13 होता है उसमें 3/2 होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। C13 की बात कर रहा हूं ना कि C12 की बात कर रहा हूं। C12 तो NMR इनएक्टिव होता है। और अगर बात करें प्रोटॉन ओड और न्यूट्रॉन ओड की, यानी कि अगर हमारे पास प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, तो हमारे पास आई की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन का केस अगर ले तो हाइड्रोजन के लिए हाफ होगी आई की वैल्यू, और यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 2, किसके के लिए, फॉर न्यूक्लियस। और कौन सा न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, यानी कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस 2 तरीके से अलाइंस हो सकता है, विद द फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड। ये विद द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड होता क्या है वो समझते हैं आप, ठीक है। देखो जब भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है जिसका हमें सर्च करना है, जिसके बारे में पता लगाना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, उसको उठाते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। देखो एनएमआर में ना क्या होता है कि सैंपल होता है जिसके बारे में हमें पता लगाना है, उसको हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में पता है हमें कि एक तरफ होता है नॉर्थ, एक तरफ होता है साउथ, उसके अंदर हम रख देते हैं हमारे सैंपल में, सैंपल को, ठीक है। अब सैंपल में जितने भी हाइड्रोजन होंगे, देखो सैंपल जो होता है यहां पर अभी हम रेडिएशन नहीं डाल रहे हैं, रेडिएशन बाद में डालेंगे, रेडिएशन को अभी होल्ड रखो, पहले हम सैंपल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। और हमें पता है सैंपल में हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बहुत सारे हाइड्रोजन हैं। अब वो हाइड्रोजन है अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होंगे उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइंस करेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी स्पिन करेगा, क्योंकि वो स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंस होगा, यानी कि उसकी तरफ ही होगा। यानी कि यहां पर देखो जब भी यहां पर नॉर्थ है, यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ की तरफ साउथ है, तो ये हमारा ये जो केस है ये हमारा अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये हायर एनर्जी पर पहुंच गया। इससे एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको अपोज करने के लिए। यहां पर नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की, तो यहां पर रिपेल करेंगे। इसको रिपल्सन को रोकने के लिए इसके पास एनर्जी होनी चाहिए, अगर एनर्जी नहीं है तो ये विद द फील्ड घूम जाएगा, यानी कि इस तरीके से अलाइंस हो जाएगा जिसमें नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये लो एनर्जी पर प्रेजेंट होगा। यानी कि इस केस को हम बोलते हैं विद द फील्ड, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द फील्ड। ये अगेंस्ट द फील्ड तब आता है जब इसके पास कुछ एनर्जी हो जिससे ये इस रिपल्सन को होल्ड कर सके, इस रिपल्सन को रोक सके, इस रिपल्सन का सामना कर सके, उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तब ही ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलायंस रहेगा। अगर अगेंस्ट द फील्ड अलायंस रहने के लिए पे इसके पास एनर्जी नहीं है जितनी चाहिए, तो वो विद द फील्ड अलायंस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर इसकी, तो इसको हम यहां पर उठा करके रखते हैं, क्योंकि हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी भी न्यूक्लियस पर, तो वो यहाँ पर स्पिन नहीं करता है, वो यहाँ पर प्रेसेशन करता है। और अगर प्रेसेशन को समझना है तो इसे इस तरीके से समझते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देता है, कुछ इस तरीके से घूमता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम प्रेसेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है प्रेसेशन। और देखो जब ये प्रेसेशन करेगा तो सोचो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है। इस एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेते हैं, यानी कि इसके इस तरीके से प्रेसेशन करने की कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी। जब वो फ्रीक्वेंसी, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी, कितनी भी फ्रीक्वेंसी या कितनी भी एनर्जी के साथ वो इस तरीके से घूम रहा है वो न्यूक्लियस इस मैग्नेटिक फील्ड में, देखो यह यहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जब भी अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस पर, एक न्यूक्लियस की बात कर
रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के एक न्यूक्लियस को उठा करके यहां पर रख रखा है मैंने, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये विद द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि लो एनर्जी पर प्रेजेंट है विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर ये प्रेसेशन करेगा, न कि इस तरीके से स्पिन करेगा। अगर हम यहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ना रखें, इस तरीके से रखें, तो ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से घूमता रहता है, यानी कि कोई फिक्स नहीं डायरेक्शन होती है, ये रैंडमली घूमते रहते हैं इस तरीके से एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जब हम प्रेजेंस लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इन न्यूक्लियस पर, तो ये एक तरीके से फिक्स हो जाते हैं, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो खुद को इस तरफ ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें पता है ग्राउंड लेवल पर ज़्यादातर न्यूक्लियस विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। अगर इनकी एनर्जी बढ़ा दी जाए तो सारे के सारे अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ये अपोज करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को, साउथ साउथ एक दूसरे को। तो यहाँ पर प्रेसेशन होता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, यानी कि इस तरीके से नहीं रहते हैं ये, अब इस तरीके से रहते हैं। सारे के सारे जो न्यूक्लियस हाइड्रोजन के वो इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। जब ये फ्रीक्वेंसी, जब मैं रेडियो वेव डालूंगा, देखो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो लगा दिया मैंने, न्यूक्लियस है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये न्यूक्लियस इस तरीके से घूम रहा है, अब इस तरीके से घूम रहा है, और मैं ऊपर से डाल रहा हूं रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? रेडियो वेव रेडिएशन। जब मैं इस पर डालूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस तरीके से जब ये घूम रहा है तो इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यूज करते हैं। अब इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी इस तरीके से घूमने की, जब ये फ्रीक्वेंसी उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, यानी कि इस तरीके से घूम जाएगा। यहां पर देखो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि लो एनर्जी पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इसको वो एनर्जी मिल जाएगी जिससे ये नॉर्थ नॉर्थ के रिपल्सन को झेल सके तो ये घूम जाएगा। ये जो न्यूक्लियस इस तरीके से घूम रहा था ना, इस तरीके से, अब ये इस तरीके से होकर के घूमने लगेगा। ये होता है हाई एनर्जी पर। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस हाई एनर्जी पर प्रेजेंट है, और इसी को यहाँ पर भी ये प्रेसेशन ही कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं अगेंस्ट द फील्ड, और ये विद द फील्ड। फील्ड मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये विद द फील्ड है। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो विद द फील्ड अलाइंस है, अलाइंस मतलब प्रेजेंट है, और यहाँ पर अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस है। इसी फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। जब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी हमारी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो रेजोनेंस देखने को मिलता है। जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो हमें एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है। जब प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिससे रेडियो वेव की जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो इस न्यूक्लियस के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाएगी, जिससे ये अपोजिट प्रेसेशन करने लगेगा। अब अपोजिट प्रेसेशन करने लगेगा तो इसकी एनर्जी हाई होगी, क्योंकि हाई एनर्जी किससे इसने ऑब्जर्व, कहां से की एनर्जी? रेडियो वेव से। रेडियो वेव से ऑब्जर्व कर ली, और यहां पर ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड घूमने लगा। अब इसके पास, इसको अपोजिट करने के लिए इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है। इस अपोज को झेलने के लिए यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ का रिपल्सन लग रहा है, साउथ साउथ को रिपल्सन लग रहा है, इसको झेलने के लिए इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है जो कि रेडियो वेव के द्वारा दी गई है। तो ये फिनोमिना होता है, ये आप समझ चुके हो। तो ये ही है न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इससे डील करने वाले आगे हमारे पास ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, ये भी काम आएगा। प्रोटॉन है, आई होप आपको प्रोटॉन का क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लॉकवाइज अगर हमारा प्रोटॉन घूमता है, यानी कि देखो क्लॉकवाइज किस तरीके से, इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉक है इस तरीके से, तो हमारी जो थंब है ये थंब नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आगे की तरफ हमारा नॉर्थ पोल आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इस तरीके से घूमते रहेंगे, यानी कि ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा प्रोटॉन, इस तरीके से ऐसे घूमता घूमता, ठीक है। इस तरीके से होता है। हम प्रोटॉन से डील करते हैं, प्रोटॉन को उठाते हैं और प्रोटॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादातर प्रोटॉन विद द फील्ड अलाइंस हो जाते हैं। रेडियो वेव डालते हैं, रेडियो वेव जब डालते हैं तो हमें पता है यार रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर हम देखते रहते हैं रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से जितने भी एटम्स हैं
जितने भी एटम्स हाइड्रोजन के हैं अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को जो रेडियो वेव डाल रहे हैं वो सारी की सारी रेडियो वेव को बाहर फेंक देंगे। और जो बाहर फेंक रहे हैं वहां पर हमने डिटेक्टर लगा रखा है जो कि डिटेक्ट कर रहे हैं कि जितनी हम डाल रहे हैं, मान लो यहाँ पर 100 जूल की हम एनर्जी डाल रहे हैं, रेडियो वेव डाल रहे हैं, जूल के समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, यहाँ पर हम सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो मान लो 100 जूल एनर्जी, हम 100 जूल रेडियो वेव डाल रहे हैं और ये यहाँ पर कोई भी एटम इस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो हमारा डिटेक्टर बता देगा कि 100 जूल एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, यानी कि कोई भी एटम ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हमारा कोई भी न्यूक्लियस ऑब्जर्व करेगा एनर्जी को, वहां पर डिटेक्टर बता देगा कि हाँ मेरे पास 90 जूल एनर्जी ही पहुंची है, यानी कि किसी न्यूक्लियस ने, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ने एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, 10 जूल की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। इस तरीके से होता है एनएमआर का हमारा बेसिक प्रिंसिपल, ये समझना यहां पर जरूरी था। अब आगे हम बात करेंगे शिफ्टिंग, केमिकल शिफ्टिंग, जहां पर हम सिल्डिंग डीसिल्डिंग को पढ़ने वाले हैं। और सिल्डिंग डीसिल्डिंग को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर समझ लो कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज स्पीसीज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत काम आने वाला है सिल्डिंग डीसिल्डिंग में, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।